बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पैंडेमिक के दौरान स्कूल इदारे सब कुछ बंद है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चैनल क्रिएट किया गया था और इस पे पहले सेकंड ईयर के चैप्टर्स अपलोड किए जा रहे थे। अब फर्स्ट ईयर के भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर की जो मैं बुक फॉलो करूँगा वो फेडरल बोर्ड की बुक होगी, और फेडरल बोर्ड में जो यूज़ की जा रही है बुक फ़िज़िक्स की, वो केपीके बोर्ड की यूज़ की जा रही है। तो ये जो केपीके बोर्ड की बुक है, इसमें तकरीबन 10 चैप्टर्स हैं और इंशाल्लाह हम सारों को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम मेजरमेंट्स पे डिबेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम फिज़िक्स को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो गलीलियो ने बहुत अरसा पहले एक बात कही थी कि काउंट व्हाट इज़ काउंटेबल, गिनो जो भी गिना जा सकता है। मैयर व्हाट इज़ मैयरेबल, नापो जो भी नापा जा सकता है। एंड व्हाट इज़ नॉट मैयरेबल, मेक इट मैयरेबल। तो ये जो है मेजरमेंट्स जो है वो सारी इसमें डिफ़ाइन हो जाती है कि फ़िज़िक्स जो है वो सारी, या साइंस जो है वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है। ऑब्जर्वेशन जो है उसको फिज़िकल फॉर्म में लाने के लिए डाटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो डाटा कैसे मिलता है? मेजरमेंट्स के थ्रू। तो पहले तो काउंट व्हाट इज़ काउंटेबल, मैयर व्हाट इज़ मैयरेबल, ये तो ठीक हो गया। व्हाट इज़ नॉट मैयरेबल, मेक इट मैयरेबल। इसको समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमें नहीं भी नज़र आती। जैसे हम ये मिसाल ले लेते हैं कि जो टेम्परेचर है ये हमें नज़र नहीं आता, हमारे लिए पहले मैयरेबल नहीं था। तो इसको मैयरेबल बनाना था हमें, तो हमने कैसे इसे मैयरेबल बना लिया कि हमें पता है कि चीज़ें गर्म होने पे फैलती हैं। तो वो जो फैलना है उसके असर को हमने देखते हुए टेम्परेचर को मैयर करना शुरू कर दिया। और आप थर्मोमीटर में देख सकते हैं कि उसमें मरकरी जो है वो एक्सपेंड होता है, और जितना ऊपर जाता है उतना हमने उसके ऊपर मार्किंग की होती है। तो इस तरह हम जो मैयरेबल नहीं है उसको भी मैयरेबल करके और उस पे हम उसको एक डाटा की फॉर्म में ले के आते हैं। तो मेजरमेंट को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? कैम्पबेल ने जो मेजरमेंट की डेफिनेशन कही थी वो कही थी, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द नंबर्स टू रिप्रेजेंट क्वालिटीज़। कि कोई भी किसी चीज़ की प्रॉपर्टी है, जैसे फ़र्ज़ करें एक चीज़ है वो भारी भी है, वो गर्म भी है, उसकी कोई लंबाई भी है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो ये एक डेफिनेशन। दूसरी पेट्रियोस्की की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कि हम किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई कर दें ऑब्ज़र्व करके, तो वो आपके पास क्या होगा? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। तो यानी अगर हम इसे ओवरऑल अपनी एक डेफिनेशन डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी असाइन द नंबर टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो हम अगर चैप्टर को स्टार्ट करें तो मेन चीज़ सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास ब्रांचेज़ हैं। तो ये चीज़ें क्योंकि आप 9th में बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, तो इस वजह से हम उसमें अभी टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी से। तमाम वो क्वांटिटी जो कि मैयर की जा सकें वो आपके पास क्या होंगी? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। फ़िज़िकल को डिफ़ाइन करना चाहें तो तमाम वो चीज़ें जो 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व की जा सके। 5 सेंसेस हमारे कौन से हैं? सुनने की हिस्स, देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, टच करने की हिस्स। तो ये जो आपके पास 5 सेंसेस हैं, इससे अगर कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व की जा सकती है तो वो हमारे पास क्या होगी? फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। और जब भी कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास आ गई तो उसको हमने क्वांटिफाई करके उसके बाद उसके एक कोई इंस्ट्रूमेंट भी बताना है कि किस इंस्ट्रूमेंट से मैयर होगी। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट या वो जो स्टैंडर्ड है जिससे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मैयर किया जाता है वो कहलाती है यूनिट। तो फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि क्वांटिफाई कर रही है इसको, और दूसरा स्टैंडर्डाइज जो कर रही है वो आपके पास क्या है? यूनिट। अब यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स भी आपने सुना होगा, या इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट जो आपके पास कॉन्फ्रेंस है उसमें जो हमारे पास लिया जाता है, और वो हमारे पास SI सिस्टम लिया जाता है जनरली। तो यूनिट्स को भी अगर आप समझना चाहें तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक बॉल पेन है। इस बॉल पेन की अगर हमने लंबाई मैयर करनी है तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होगा। अभी मेरे पास इस वक्त कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं ख़ुद अपना एक जो है लोकल बना लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरा जो एक पोर है उंगली का ये है 1 इंच का।
तो मैं इसके साथ पेन को रख के और देख लेता हूँ कि ये मेरी उंगली के पोर से कितना बड़ा है। तो ये जब मैं मेजरमेंट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाती है मेजरमेंट 6 इंच। तो ये आपके पास बेसिकली यूनिट है, स्टैंडर्ड है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आपने पहले 2 टाइप्स पढ़ी थी, बेस और डिराइव्ड। तो हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे क्योंकि एक पहले आपको 9th में नहीं बताई गई। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेस क्वांटिटी की तरफ। बेस क्वांटिटी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें या हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझते हैं कि देखें, जब आपने मैथ पढ़ी तो सबसे पहले आपने मैथ में 0 से 9 तक काउंटिंग सीखी, फिर उससे आपने कई नंबर्स बनाए और सारी मैथमेटिक्स सीखी। इसी तरह जब ABC हुई तो आपने सबसे पहले ABC सीखी और फिर उसके बाद इंग्लिश के लेटर्स बनाए। उर्दू की तरफ आए तो पहले आपने ये जो 38 हिज्जे होते हैं ये आपने सीखे और फिर इससे तमाम अल्फाज बनाए। तो बेसिकली हर चीज़ की एक फाउंडेशन होती है। जिस तरह एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग पूरी खड़ी है, उसके नीचे एक बेसमेंट जिसे हम एरे भर कहते हैं, तो वो जो फाउंडेशन है उसके ऊपर सारी इमारत खड़ी होती है। इसी तरह जो आपके पास मेजरमेंट की सारी इमारत है वो खड़ी है 7 फाउंडेशंस पे और उनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटी को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं द फाउंडेशन ऑफ ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। और इनको मेजर करने के जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, बेस यूनिट। तो हमारे पास कौन सी 7 बेस यूनिट है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसकी यूनिट कौन सी है? लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडिला और इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। तो ये हमारे पास होगी बेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो आपके पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट एंड मेजरमेंट्स थी उसमें ये प्रॉब्लम आया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना तो बेस में आ रही हैं ना ही वो ड्राइव में आ रही हैं, क्योंकि वो किसी से मिलके नहीं बनी, इस वजह से उनको बेस में आना चाहिए। लेकिन ये इन 7 में से वो नहीं थी और ड्राइव में भी नहीं आ रही क्योंकि बेस से मिलके नहीं बनी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया और इनकी यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। अब ये फिर है क्या चीज़? ये बेसिकली किसी चीज़ की शेप या ज्योमेट्री या ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास टूल यूज़ होगा वो हमारे पास होगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। और ये जनरली हमारे पास 2 होती हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। तो इनको हम फर्दर डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्लेन एंगल के ऊपर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो हमारे पास होगी रेडियन। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 2 तरह की लेंथ्स रिक्वायर्ड होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। जबकि 3D के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम एक सर्कल को कंसिडर करें तो सर्कल जो है वो एक 2D ऑब्जेक्ट है और जो एक गेंद है या बलून या स्फीयर जो है वो हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम बात करते हैं प्लेन एंगल की या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली एक जो सर्कल है इसको मेजर, इसका जो एंगल होता है प्लेन एंगल, इसको मेजर करने के लिए 3 तरह की यूनिट्स होती है हमारे पास। सबसे पहले डिग्रीज होती है जिससे आप फैमिलियर हैं। डिग्री क्या होती है कि एक सर्कल के 360 हिस्से कर दें तो एक हिस्सा जो होगा वो होगा 1 डिग्रीज। इसी तरह एक और होती है जो कि होती है ग्रेडियंट। अगर एक सर्कल के 400 हिस्से कर दें तो एक हिस्सा जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, 1 ग्रेडियंट कहलाएगा। ये अगर आपने कैलकुलेटर देखा हो तो कैलकुलेटर में अमूमन टॉप पे छोटे सा ब्लैक सा बॉक्स बना होता है, उसके अंदर D, R या G लिखा होता है, तो वो बेसिकली एंगल की यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है। हम आते हैं रेडियन की तरफ। तो रेडियन बेसिकली आपके पास एक, इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें तो रेडियन बेसिकली एक प्लेन एंगल है या 2 डायमेंशनल एंगल है। और ये कौन बनाता है? अगर एक सर्कल का छोटा सा पोर्शन लें तो उसे कहते हैं आर्क, और आर्क के दोनों सिरों को सेंटर से मिला दें तो हमारे पास एक बन जाएगा स्लाइस। तो ये जो स्लाइस का एंगल है ये आपके पास एक 2 डायमेंशनल एंगल होगा। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ 2 डायमेंशनल और प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि जो आर्क की लंबाई है ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए तो इसके अंदर एंगल जो होगा वो कितना होगा, 1
रेडियन होगा। और एक पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं? 6.28, जिसको हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम पाई को डिफ़ाइन करते हैं कि पाई क्या है। तो उसके लिए आप देखें कि सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई आर के बराबर। अगर 2 पाई को दूसरी साइड डिवाइड कर दिए, 2 आर को बल्कि 2 आर को दूसरी साइड डिवाइड कर दें तो हमारे पास बनेगा पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2 आर, और 2 आर होता है रेडियस डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर्कमफ्रेंस और डायामीटर की जो रेशियो है, यानी सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट 3.14, और वो चीज़ क्या कहलाती है? पाई कहलाती है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक सर्कल में कितने डिग्री और ये जो पाई होते हैं ये आपस में रिलेट कैसे होते हैं, तो हमें पता है कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज़ होते हैं, और अभी हमने डिफ़ाइन किया कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो हमने 2 पाई रेडियन को 360 के बराबर किया तो हमारे पास आ गया 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्रीज़। अब हम आते हैं स्टी रेडियन की तरफ। तो स्टी रेडियन बेसिकली एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है जो कि एक स्फीयर में से बनता है। अब स्फीयर में से कैसे बनता है उसके लिए हम मिसाल ले लेते हैं। आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में एक फ्रूट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिसे हम तरबूज या वाटरमेलन कहते हैं। तो जब हमने ये ख़रीदना होता है तो हम कट लगवाते हैं, और अगर ये हम कट सर्कुलर फॉर्म में लगवाएं तो हमारे पास ये ऐसी शेप आएगी। और ये अब इसमें से जो पोर्शन निकल रहा है ये आपके पास एक 3D एंगल है जो कि बिल्कुल इस शेप का होता है जैसे हमारे पास होती है कॉर्नेटो। ठीक है, तो ये जो कॉर्नेटो की बेस पे एंगल बनेगा ये आपके पास क्या होगा? 1 स्टी रेडियन। और अब 1 स्टी रेडियन को हमने डिफ़ाइन करना है, तो अगर ये जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है इसका एरिया आर स्क्वायर हो जाए तो इसके जो नीचे एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा 1 स्टी रेडियन। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ अ 3 डायमेंशनल और सॉलिड एंगल at the subtended at the center of the sphere by a surface whose area is equal to r square। अब ये तो हमारे पास हो गया कि जो अगर सरफेस है ऊपर ये इसका एरिया आर स्क्वायर हो तो इसके नीचे जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 1 स्टी रेडियन बनेगा। अब एक पूरी स्फीयर को, जिस तरह फ़र्ज़ करें बलून है, बलून की बाहर वाली सारी शीट को अगर एक सरफेस कंसिडर करें तो इसका सेंटर के साथ कितना एंगल बनेगा? इसके सेंटर के साथ एंगल बनेगा 4 पाई। ठीक है, इसके और जो स्टी रेडियन है इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओमेगा से। और जो प्लेन एंगल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कंडीशन टू कंडीशन चेंज भी हो सकती है। किसी जगह पे हम थीटा यूज़ करते हैं, किसी जगह पे फाई, किसी जगह पे अल्फ़ा एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तमाम वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। हमारा पूरी फिज़िक्स में आ गया, हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ही पढ़नी है तो इस पे हम इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। सिंपली आप एग्जांपल्स देख लें तो आगे हमने सारी यही यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हमारे पास जो है वो नंबर्स को लिखना और कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। आप लोग कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नहीं, स्पीड ऑफ लाइट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 299792458 मीटर पर सेकंड। अब सोचें कि अगर हमने E=mc² में ये वैल्यू पुट करनी है और इसका स्क्वायर लेना है, फिर इसका स्क्वायर लेने के बाद इसको m से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह याद रखना भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाते हैं, तो बन जाएगा 2.99792458। तो डेसिमल अब कितने डिजिट पीछे गया? 8 डिजिट पीछे गया। तो हम इसे 2.9 × 10⁸ कह सकते हैं या 3.0 × 10⁸ कह सकते हैं। अब 3.0 × 10⁸ जो है ये याद करना, कैलकुलेट करना, फॉर एग्जांपल इसका स्केयर लेना है, फ़ौरन हम बता सकते हैं इट इज़ 9 × 10⁻16। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिससे नंबर्स को याद करना, लिखना और कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक नंबर है बिटवीन 1 to 10 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सम पावर ऑफ 10।
नेक्स्ट जो हमारे पास सब टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो हैं ये हमारे पास कहते हैं प्रीफिक्स, प्री कहते हैं पहले, फिक्स को कहते हैं फिक्स होना या एक ही जगह पे रहना। तो प्रीफिक्सेस बेसिकली एक ऐसी साइंटिफिक नोटेशन है या एक ऐसा मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम यूनिट्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बहुत लंबा डिस्टेंस, फर्ज करें दो इलाकों के दरमियान का डिस्टेंस मेजर करना हो और हम वो मीटर रूल से करना, 1 मीटर के इंस्ट्रूमेंट से करना शुरू हो जाएं तो ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम एक ऐसा धागा ले लें और 1000 बार ये जो है इसके ऊपर लपेट लें, 1000 चक्कर दे दें, तो अब वो जो एक धागा होगा वो 1000 मीटर का होगा और 2 या 3 बार रखने से हम टोटल मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी यूनिट को मल्टीप्लाई करके बड़ा और डिवाइड करके छोटा भी किया जा सकता है विद सम स्पेसिफिक नंबर्स। तो वो जो नंबर्स हैं उनके स्पेसिफिक नेम होंगे और ये यूनिट से पहले आएंगे और यूनिट का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस तरह यूनिट बड़ी या छोटी हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स कहते हैं। तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं उसमें हमारे पास 10⁻⁴ डेका, 10⁻², हेक्टो, 10⁻³ किलो, 10⁻⁶ मेगा, 10⁻⁹ गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 हमारे पास हो जाएगा पीटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जीटा और 10⁻24 योटा। इसी तरह जो सब मल्टीपल्स हैं नीचे वाले, यानी छोटा करना है यूनिट को, तो 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पीको, 10⁻⁻15 फेमटो, 10⁻⁻18 एटो, 10⁻⁻21 जेप्टो और 10⁻⁻24 योक्टो। तो ये प्रीफिक्सेस याद रखना लाजमी आपके लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे 10⁻³ से 10⁻12 तक और इसी तरह 10⁻⁻2 से 10⁻⁻12 तक। ये आपके फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे फ़िज़िक्स में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि और लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जो भी न्यू यूज़र्स हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में मुझे दे सकते हैं, या कोई आप स्पेसिफ़िक टॉपिक चाहें कि ये टॉपिक हमें समझा दें, इस टॉपिक की वीडियो पहले आनी चाहिए, तो वो भी आपके लिए हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।